हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, हमेशा से हम आपके साथ केसेस डिस्कस करते हैं। आज भी कुछ केसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इवन के जब अदालत की बात करते हैं तो अदालत के फैसले हम सबको बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जब अदालत की जानब से कोई फैसले आते हैं, या चले अगर बात करते हैं किसी नई जजमेंट की, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और एक न्यू हम कह सकते हैं कि न्यू इनोवेशन होती है, जो कि पाकिस्तान के कवानीन में ऐड होती है। नाजरीन उसको एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही एक जजमेंट के हवाले से बात करेंगे। वो जजमेंट जो कि जस्टिस अमजद रफ़ी की कोर्ट में पेश हुई है, वो क्या इशू था, वो जजमेंट क्यों पेश हुई, उस जजमेंट के ऊपर ये फैसला जो आज हम सबके दरमियान मौजूद है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम जानेंगे। और वो किस प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट या किन की बिना पर वो मामला तय पाया, ये भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले बात करूँगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत मुश्किलात का सामना दरपेश होता है। बहुत से फ्रॉड उनके साथ हो जाते हैं। वो पाकिस्तान में नहीं मौजूद होते, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। बाहर के ममालिक में जब वो रह रहे होते हैं तो उनको बहुत से गिले शिकवे पाकिस्तान के कवानीन के हिसाब से भी होते हैं। इस पॉइंट पर कि अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो वो उसको किस तरह से केटर करें, या पाकिस्तान की अदालतों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ किस तरह से जो है वो टेबल पर रखी जा सकती है, कि उनकी स्टेटमेंट कैसे टेबल पर रखी जा सकती है। तो इसी के हवाले से ये जजमेंट जो है वो पास हुई है। अब शायद चीज़ें चेंज हो जाए, वो इस तरह से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके साथ अगर कोई मामला पेश आता है तो वो पाकिस्तान में ना होते हुए किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपना मामला जो है वो हल करवा सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हारिस शहजाद। ही इज़ एन एडवोकेट, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम गुड, थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस अमजद रफ़ीक की कोर्ट में जो एक जजमेंट जो है सामने आई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, कि जब उनके साथ कोई मामला पेश आ जाता है तो वो नहीं किसी को भी बता सकते, या पाकिस्तान की जो कोर्ट्स है वो उस तरह से उसको केटर नहीं करती। ये किस बेस पर हुआ? ये मामला कैसे हल हुआ? ये जजमेंट किस बिना पर अब जाकर फाइनली पेश हुई है? ये बताइए। थैंक यू सो मच बुशरा फॉर हैविंग मी ओवर दिस पॉडकास्ट। जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिसको हम अभी तक हाईलाइट नहीं कर पाए, बट आई एम ग्लैड कि आपने इसको हाईलाइट किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को होता ये है कि जजमेंट आती है लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर में मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ऑथर करते हैं जजमेंट। मिर्ज़ा याह्या बेग अनदर वर्सेस द स्टेट। बेसिकली ये बेल पिटिशन होती है। इस बेल के ऊपर आके वो एफआईआर को चैलेंज करते हैं कि ये एफआईआर गलत कटी हुई है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड ये था कि जो इसके मेन पिटिशनर थे, जिनकी प्रॉपर्टी थी, वो 9 एकड़ प्रॉपर्टी थी शेखुपुरे में। वो शेखुपुरे में प्रॉपर्टी के ऊपर एक लीज़ एग्रीमेंट होता है फ़ॉर्ज करके। वो फ़ॉर्ज एग्रीमेंट होके उसी प्रॉपर्टी पे सिविल कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है। जो रिलेटिव्स की तरफ से, जो इसमें अदर्स पिटिशनर्स हैं, जो बेल पिटिशनर जो इसमें थे, एक्यूज़ थे, वो इस पे आके एक स्टे एग्रीमेंट कोर्ट से स्टे प्रोसीडिंग लेते हैं और स्टे करवा लेते हैं। जो बंदा है वो कनाडियन नेशनल होता है, वो कनाडा बैठा होता है। अब वो कनाडा से बैठ के सिविल प्रोसीडिंग जो अडॉप्ट तो कर सकता था, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अडॉप्ट नहीं हो रही थी। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी अपने अटॉर्नी को, और उसके अटॉर्नी ने जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च करवा दी। अब इस सारे प्रोसेस को चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में कहा कि जी ये तो इलीगल प्रोसेस है। तो हाई कोर्ट ने अंडर द सुपरविजन ऑफ द लॉ ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई की, क्योंकि अभी हम आगे मज़ीद बताएँगे कि अंडर व्हाट लॉज़ इसको जो है उसने देखा। तो हाई कोर्ट ने इसको आइडेंटिफ़ाई किया कि ये चीज़ गलत नहीं है, इल्लीगल नहीं है, ये बल्कि लीगल है, जबकि प्रैक्टिस की नहीं जा रही थी। अगर हाल ही में देखें या माज़ी में देखें, तो मेरे अपने साथ ऐसा हुआ कि वन ऑफ माय क्लाइंट अप्रोच मी फ्रॉम कहते हैं लंदन, और मैं उसका केस फाइल नहीं कर पाया, एंड आई गिव हर द आइडिया कि हम सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं, हम क्रिमिनल कोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं थी। But after this judgment has given a different overview to all the एंड overseas स्पेस। Pakistani space कि now what you can do is कि कोई बंदा तो ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। यू कैन फाइल अ पावर ऑफ अटॉर्नी, और आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग से लेके जा सकते और हैं, आपकी आवाज़ सुनी जा सकती है। जा आप सकती है, किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, किसी भी मुल्क बीइंग में मौजूद है। बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सो आप कंसीडर होंगे, आपको इम्पोर्टेंस दी दी जाएगी। जाएगी। सो ये बताएं, ये जो केस था ये मिर्ज़ा याह्या बेग एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट के दरमियान था, और अब जो ये जजमेंट पास हुई है, असल में इशू जो आपने बताया वो तो चले आपने बता दिया, लेकिन क्या लीगल प्रोविजंस है? कोर्ट ने इसको डिसाइड कैसे किया? कोर्ट ने 2 जो मेजर चीज़ जो लॉज़ हैं, उस पे एम्फसाइज़ किया। क्या वन बताइए? इज़ द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, द अदर वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो हमारे लॉज़ हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट के सेक्शन के तहत उन्होंने इस चीज़ को देखा कि एनी पर्सन, और इसको मर्ज कर दिया 154 सीआरपीसी के साथ, कि जब आप ठीक। एफआईआर के लिए जाते हैं तो उसमें एक वर्ड दिया गया एनी पर्सन। जब एनी पर्सन का वर्ड आ गया तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि एनी पर्सन शुड बी द ओनली कंप्लेनेंट।
पहले ही होता था कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि एनी पर्सन में वो कंप्लेनेंट का होना ज़रूरी है। अब अगर कंप्लेनेंट बाहर बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है उसका बंदा जो माल मुकदमा उसको देख रहा है या जिसने उस चीज़ को नोटिस किया है, वो भी लॉन्च करवा सकता है। इसका थोड़ा-सा अगर हम ब्रॉडर स्केल देखें, तो जो इंसिडेंट होते हैं रोड्स के ऊपर जहाँ पे कोई पॉलिटिकल एहतजाज हो जाए, कहीं पे कोई तोड़-पन करते हैं, तो उसमें कौन पार्टी बनता है? उसमें जो कंप्लेनेंट होता है वो पुलिस वाला खुद भी बन जाता है, व्हिच मीन्स कि एनी पर्सन का दायरा सर्कल वो था, जिसको ब्रॉडर कर दिया गया और बता दिया गया कि एनी पर्सन उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी हो सकता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये कहा गया कि आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अपॉइंट कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टुवर्ड्स ओनली सिविल लॉ, दैट कैन बी फॉर द क्रिमिनल लॉ एज़ वेल। तो इस चीज़ को उस तरफ इंटरप्रिटेशन कर दी गई कि भाई दीज़ आर द लॉज़, इसके तहत आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं और क्रिमिनल केस में भी पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे सकते हो, उसके बेसिस पे हो सकती है। ज़बरदस्त, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट 154 सीआरपीसी, यस, राइट? यस। ज़बरदस्त। तो जो कोर्ट ने एक ब्रॉडर मेन विजन जो है हाइलाइट किया था, या हम कह सकते हैं कि वो जो ब्रॉडर स्केल पर उन्होंने हाइलाइट की सारी स्टेटमेंट्स या उस इशू को, वो भी बताइए। सर ब्रॉडर स्केल में भी ये डिस्कस हुआ कि बेसिकली ये इक्वालिटी दे दी गई कि किसी भी बंदे के पास इख्तियार नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी को आप जाकर कब्जा करें, जबकि इस प्रॉपर्टी इसका बैकग्राउंड ये सारा स्टार्ट प्रॉपर्टी से हुआ कि शेखुपुरा में 9 एकड़ की प्रॉपर्टी थी और फॉर्ज डॉक्यूमेंट बन गया। राइट, अब इतना ईजी था कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना के साबित भी हो गया इस केस में, बल्कि ये बेल पिटिशन आई थी जिसमें साबित भी होगा कि वो अंगूठे फॉर्ज लगे हुए थे। इसमें एफआईआर कटती है क्लियर, 420 की काट कतर की, इसमें वो साबित होता है कि ये फॉर्ज अंगूठे लगे हुए हैं, व्हिच मीन्स के इंसिडेंट तो प्रूफ हो गया। तो अब अगर जो प्रोविजंस थी उसको मर्ज कर दिया और हाइलाइट कर दिया कि नहीं जी आप नहीं कर सकते। अगर इस तरह करते थे, फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह की इंटरप्रिटेशन लेंगे, अगर ये केस ना होता और जिस बंदे की प्रॉपर्टी 9 एकड़ थी, वो सिविल कोर्ट में आता, उसने सिविल कोर्ट में स्टे ले लिया। अब सिविल कोर्ट इज़ अ प्रोसीजरल जो है हमारा जो सिविल प्रोसीजर है वो प्रोसीजरल है। वो चलता रहता है। लोगों को पता है कि वो सालों साल, नस्ल दर नस्ल चलता रहता है प्रोसीजर, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब प्रोसीजर को फॉलो करें, इट्स नॉट द जस्टिस सिस्टम, इट्स द पीपल वी आर डिलेइंग द जस्टिस। ये जजेस राइट, डिले नहीं करते, ये हम लोग राइट। डिले करते हैं प्रोसीजर के मुताबिक। तो अगर वो प्रोसीजर चलता रहता है तो कभी भी ये आइडेंटिफाई ना होता कि ये प्रॉपर्टी जो है इस पे गलत डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बना। लेकिन इस चीज़ ने बड़ा एक आके रोल प्ले कर दिया कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यू हैव अ राइट लॉज एन एफआईआर, एंड द एफआईआर वंस एफआईआर इज लॉन्च, तो फिर आप उसकी फोरेंसिक करवाएँ, सब चीज़ें करवाएँ, वो काम वो पुलिस के मामला इन्वेस्टिगेशन में आता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती स्टार्ट है हो आपकी। जाती है। दैट्स बेस्ट। तो ये बताइए, इस जजमेंट के बाद, या हम इस जजमेंट को ही कंसीडर करते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट है अब अगर बात करते हैं करंटली? व्हेन कम्स अगर बात करें तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जब से जजमेंट आई है, उस जजमेंट के दिन से लेके अब तक इसका सिग्निफिकेशन ये है कि अब आने वाले वक़्त में जो पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ हैं या एनी ओवरसीज़, क्योंकि मुझे किसी ने पूछ लिया कि क्या ओवरसीज़ वही होंगे जो पाकिस्तान मुकीम है या जो राइट, बाहर जाके रह रहे हैं? नो, एनी पर्सन वो अपना बंदा नुमाइंदा अपॉइंट कर सकता है। अब उसमें क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राइट टू बिज़नेस है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो तो फंडामेंटल राइट है। राइट, जब फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है तो उसमें कोई हायरार्की सेट नहीं है कि भाई मेरा पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। अगर ट्रू, मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, व्हिच मीन्स कि मेरा राइट एस्टेब्लिश हो गया हुआ है, तो मैं अपने फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हुए इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। ये बेसिकली जो हायरार्की सेट की गई है, वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कर दी गई कि अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, अगर आप ओवरसीज़ भी हैं, तो इट्स इज़ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी, थ्रू क्योंकि इट सर्टेन कम्स लीगल मीन्स। यस, क्योंकि वी कम अमेजिंग। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, इज द मदर ऑफ ऑल द लॉज। जब ट्रू, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई तो इट्स अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन डन बाय द स्टेट। ट्रू, स्टेट इज रिस्पांसिबल, इवन दो आप जो भी केस पढ़ रही थी, इट्स मिर्जा याया बेग एंड अदर वर्सेस द द स्टेट। स्टेट, सो द राइट, स्टेट कम्स हियर, तो राइट, स्टेट की राइट। रिस्पांसिबिलिटी आती है कि वो प्रोटेक्शन देगा आपको। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, और आपने बिल्कुल ठीक बात की और बहुत ही बेहतरीन बात की। नाज़रीन ये सुनकर बहुत खुश होंगे, और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुशाइंद बात है, और पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए भी स्पेशली, बिकॉज़ ये जजमेंट स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए पास की गई है कि अगर वो किसी भी दुनिया के कोने में रहते हैं और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज़ है, या उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 154 सीआरपीसी के तहत अपना काम जो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो करवा सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं, और फर्दर प्रोसीडिंग्स होकर अदालत फैसला उनके हक में, या चलिए जिस तरह से भी है वो कर सकती है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। My थैंक यू गाइस फॉर pleasure. वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।